गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 10 अगस्त और 11 अगस्त के डेली बेस्ट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। कल मेरे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपकी 10 अगस्त की करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी वो नहीं आ पाई थी, तो आज हम दोनों दिन का करंट अफेयर्स इसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, जिससे आप लोगों का कोई भी नुकसान ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके लिए स्टडी विथ नीलम ऐप भी आ गया है, तो आप इसे डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको क्विज गेम मिलेंगे और हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्लस स्टडी मटेरियल और डेली पीडीएफ भी आपको यहाँ प्राप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं हर्ष कुमार भानवाला। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये क्या थे? पहले नाबार्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे? नाबार्ड के अध्यक्ष। और अब कौन है नाबार्ड के अध्यक्ष? तो अभी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजलू चिंतला। गोविंद राजलू चिंतला। ओके, तो याद रखिएगा कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हर्ष कुमार भानवाला। ये हैं हर्ष कुमार भानवाला। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बने हैं। अगर राजनीतिक व्यक्तित्व में देखा जाए तो ये पहले होंगे। ओके, प्रदीप कुमार जोशी ये यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। और हरदयाल प्रसाद ये बने हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ। तो ये भी आप याद रखेंगे, पीएन हाउसिंग फाइनेंस के क्या बन गए? एमडी सीईओ हरदयाल प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है 9 अगस्त को। प्रतिवर्ष ये यूएनओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को। हमारे जनजाति मंत्री कौन है केंद्र में? तो ये हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। और इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? तो इनका लोकसभा क्षेत्र है झारखंड राज्य का खुंटी। कहाँ से हैं ये? झारखंड राज्य के खुंटी से सांसद हैं। ओके, ये देश के तीरंदाजी संघ या आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। आदिवासी दिवस की थीम क्या रही 2020 में? तो थीम रही कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रिजिलियंस। ओके, कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रिजिलियंस। तो ये भी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड ट्राइबल डे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया हमने? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और विश्व महिला स्तनपान जागरूकता दिवस। 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे और 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया हमने नागासाकी दिवस। ओके, तो ये सारे डे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने यूपी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए यूपी सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, इसने यूपी सरकार के साथ ये समझौता किया है। इसका मतलब होगा यूपी का एक जिला से एक प्रोडक्ट निकलकर ऑनलाइन शॉपिंग उसकी की जा सकेगी फ्लिपकार्ट के माध्यम से। ठीक है, देखिए 24 जनवरी 2018 को ये समझौता हुआ था। ठीक है, इस योजना का प्रारंभ हुआ था कब? 24 जनवरी 2018 को। इसमें क्या फोकस किया गया है? जो परंपरागत शिल्प है और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए यह योजना प्रारंभ की गई है, ताकि उनके उत्पादों को क्या किया जा सके? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक मंच प्रोवाइड किया जा सके, जहां से उन्हें सही दाम प्राप्त हो सके और उस क्षेत्र की भी क्या हो, मतलब प्रसिद्धि होगी, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी, जिससे उससे जुड़े हुए लोगों का रोजगार बढ़ेगा और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। तो याद रखिएगा किसने प्रारंभ किया है? ये फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। बात कर लेते हैं अपन किसकी? बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में और यहाँ पर आप शॉर्ट में से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस से लग रही है? तो ये यहाँ पर लग रही है नेपाल से, इस तरफ लगती है पूर्व में आपके बिहार से, छत्तीसगढ़ से, दक्षिण पश्चिम में लगती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से,
उत्तर में लगती है हरियाणा से और उत्तराखंड से। तो आप इसके उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को भी याद रखेंगे। ओके, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद कुमार माथुर हैं। देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खुला है? तो ये मथुरा में खुला है। जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर है? तो बरेली उत्तर प्रदेश में ही है। अदर ऑप्शंस, अदर जो करंट में इंपॉर्टेंट था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर देश का पहला क्या लॉन्च किया गया? हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। देश का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पर लॉन्च किया गया? लखनऊ के चारबाग। कुशीनगर एयरपोर्ट का भी हमने पढ़ा था। कुशीनगर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश का, ऐसे क्या दे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। कुशीनगर में ही देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी क्या होगी? स्थापित होगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की गई थी। उत्तर प्रदेश में ही आयुष कवच पोर्टल लॉन्च किया गया था। कौन सा? आयुष कवच पोर्टल। और वर्चुअल जो पोर्टल थी उसका प्रारंभ भी कहाँ हुआ था? पहली बार वर्चुअल कोर्ट का प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिकों के लिए विद्या योजना लॉन्च की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। यूपी स्टार्टअप पोर्टल को लॉन्च किया गया था। जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया गया था। मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी उत्तर प्रदेश है। इससे पहले कौन था? छत्तीसगढ़ था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाद किसने दिए सर्वाधिक रोजगार? तो यूपी ने। तो अभी कौन है वर्तमान में? यूपी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 800 किलोमीटर सड़कों को क्या करेगा? हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करेगा। कौन? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये हमने जीआई टैग वाली वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसमें 2019-20 के सभी जीआई टैग कंप्लीट किए गए। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 10 अगस्त 2020 को 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्यों किया गया है इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया गया है, ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसका उद्घाटन किया गया है चेन्नई से लेके अंडमान के बीच में। ठीक है, कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर। ये दिख रहा है आपको मैप में, तो ये यहाँ पर इसके बीच में 4G इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि देश में सभी जो राज्य हैं वहां पर 4G नेटवर्क उपलब्ध है, लेकिन अभी तक पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में 4G नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और उसी को उपलब्ध कराने के लिए इस सबमरीन केबल का क्या किया गया है? फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस किस को जोड़ेगा? तो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली ये लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये याद रखिएगा पॉइंट आप यहाँ से। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है यहाँ की पोर्ट ब्लेयर। क्या है कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी। कौन है? DK जोशी, अंडमान के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ से। तो ये है आपका मैप। मैप में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। इसे कहते हैं नॉर्थ अंडमान, जो ऊपरी द्वीप है। ठीक है, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, पोर्ट ब्लेयर। ये जो कैपिटल है ये कहाँ पर है? तो साउथ अंडमान में है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है कि पोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो किस अंडमान पर है, तो आपको दे दिया जाएगा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। तो हमें क्या याद रखना है? साउथ अंडमान में है। और ये क्या है? लिटिल अंडमान दक्षिण में है। ठीक है, और ये लिखा है, देखिए डंकन पास। ये डंकन पास जो है एग्जाम स्टैटिक्स जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डंकन पास किस किस के मध्य है। तो ये किसके मध्य है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? तो ये है लिटिल अंडमान और ये है कार निकोबार के मध्य में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप की जो स्टडी है इसी तरीके से करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा एनवी स्टेट इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। ठीक है, देखिए ये रिपोर्ट क्या कहती है? इस रिपोर्ट के माध्यम से देश में किस वर्ष कितनी अधिक गर्मी रही, इसका जो मैप है वो दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गर्म राज्य कौन सा रहा? तो 2019 में सर्वाधिक गर्म राज्य जो रहा वो रहा आपका राजस्थान, देन यूपी
और इसके बाद रहा आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ से आपको बता देती हूँ, जो गर्मी है, ठीक है, गर्मी की जो लहर आती है जिसे हम लू बोलते हैं, 2019 में इसमें 82.6% की वृद्धि हुई है। मतलब 157 हो गई है जो गर्मी की तीव्रता होती है वो। ठीक है, इस लू की वजह से 2019 में 373 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से एक और चीज कनेक्ट करनी है हमें कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो भारत का स्थान है 168। कितना है? 168 है। तो ये आपको याद रखना है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान। ठीक है, देख लीजिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके विमल कुमार रॉय। कौन है चेयरमैन? विमल कुमार रॉय। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया हमने? तो ये हमने सेलिब्रेट किया है 29 जून को। कब मनाया? 29 जून को। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 20 अक्टूबर को। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे? 2005 में। और इसकी एक चीज आपको याद रखनी है, ये हर वर्ष सेलिब्रेट नहीं होता, ये 5 साल की गैप से सेलिब्रेट होता है। 2005, 2010, 2015, अब 20 अक्टूबर 2020 में सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ने किस बैंक में 4.23% शेयर खरीद लिए हैं? तो ये खरीद लिए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा यस बैंक में। किस में खरीद लिए? यस बैंक में खरीद लिए। LIC ने इससे पहले 0.75% हिस्सेदारी भी खरीदी थी। तो अब इसकी टोटल हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 4.98% इसके शेयर खरीद लिए हैं LIC ने। बात कर लेते हैं LIC की। तो LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका मुंबई में। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं LIC के MR कुमार। कौन है चेयरमैन? MR कुमार इसके चेयरमैन हैं LIC के। बात कर लेते हैं हम यस बैंक की। तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार इसके MD CEO हैं। और हमने पढ़ा था अभी लास्ट वीक में पढ़ा था, युवा पे डिजिटल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो युवा पे डिजिटल ऐप जो है वो यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से चाइना द्वारा किस देश के आधे से अधिक हिस्से पर अपना दावा किया जा रहा है? चाइना की जो पॉलिसी है आप वो बहुत अच्छे से जानते हो। पहले ये किसी भी देश को पैसे की इतनी ज़्यादा मदद करेगा, इतने ज़्यादा निर्माण कार्य करेगा, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू करेगा किसी भी देश में कि धीरे धीरे वो देश चाइना के कर्ज में दबता जाता है और फिर चाइना उसके क्षेत्र पर अधिकार करने लगता है। ये सीधी सी पॉलिसी है चाइना की, आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाइए। और उसी के आधार पर इसने क्या करा है, तजाकिस्तान के पूर्वी तजाकिस्तान वाला जो पामीर का पठार वाला क्षेत्र है उसके 45% भूभाग पर अपना अधिकार का दावा कर दिया है। नेपाल की बात करेंगे तो यहाँ पर नेपाल और चाइना के रिलेशन की वजह से अभी नेपाल ने भारत के साथ संबंधों में क्या कर दिए, खटास उत्पन्न कर दिए। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अभी आजाद पट्टन जो योजना है, कोहला परियोजना है, ठीक है, पाकिस्तान चाइना आर्थिक गलियारा, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान के चल रहे हैं। ईरान में क्या करा, ईरान ने जो चाहाबर बंदरगाह था वहां पर रेल प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया, चाइना के साथ। चाइना इसे 5 साल में कितने बिलियन डॉलर देगा, 400 बिलियन डॉलर की मदद करेगा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, ये करंट अफेयर्स अभी का ही है। और देखिए एक और चीज बताती हूँ आपको, जो ये पॉइंट मैं आपको बीच में बोलती हूँ, ये सारे पॉइंट मैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ आपको कंप्लीट कराती थी पहले, लेकिन वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से उसके लिए सेपरेट बनाने लगी हूँ। तो आप लोग देख लिया कीजिए उसे, क्योंकि देखिए हम लोग रोज रिवीजन नहीं कर पाते, लेकिन हम एक रिवीजन वीडियो 10 से 11 मिनट का जरूर सुन सकते हैं अगर हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से एग्जाम्स क्लियर करना है। गवर्नमेंट एग्जाम आज की कंडीशन में तब निकल पाता है हमारा जब हम चौतरफा तैयारी करते हैं, तो हमें भी चौतरफा रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख लेते हैं हम मैप में किसे, ये रहा चाइना, ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, ये रही नेपाल की लोकेशन, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा ईरान।
ठीक है, हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, तजाकिस्तान के बारे में। जो ये आपको छोटा सा ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, तजाकिस्तान है। अब इसका जो पूर्वीय भाग है, ठीक है, ये पूर्वीय भाग ये आप देख रहे हैं चाइना से लगा है, तो इसके 45% भाग पर किसने अधिकार प्रस्तुत कर दिया है, चाइना ने ये अधिकार प्रस्तुत कर दिया है। तो देखने की बात होगी कि तजाकिस्तान इस पर क्या निर्णय लेता है। और जो मध्य एशिया है, ठीक है, मध्य एशिया, दक्षिण चीन सागर, चाइना ने अपने दोनों ही तरफ क्या कर दिया है, अस्थिरता को उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 1971 के पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा की गई है बांग्लादेश के द्वारा। किसने घोषणा की, बांग्लादेश ने। पूर्वी पाकिस्तान किसका पुराना नाम है, बांग्लादेश का ही पुराना नाम है, क्या, पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ पर भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए अभी हाल ही में, विक्रम दुरई स्वामी। कौन नियुक्त हुए हैं भारतीय राजदूत, विक्रम दुरई स्वामी। कहाँ पर, बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश में हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में जो सहयोग किया था मुक्ति वाहिनी के द्वारा, उसी मुक्ति वाहिनी में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में बांग्लादेश में क्या स्थापित किया जाएगा, स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश की। तो भारत और बांग्लादेश, ये देखिए यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए आप बांग्लादेश की, ये रही बांग्लादेश की लोकेशन। यहाँ से किससे सीमा बना रहा है बांग्लादेश, ये देखिए ये रहा मेघालय, मेघालय के बाद आपका असम, असम के बाद आपका ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ से सीमा बन रही है ये त्रिपुरा की। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ से बांग्लादेश। ठीक है, ये रहा मैप में। इससे कौन कौन से राज्य हमारे सीमा बना रहे हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। प्रधानमंत्री शेख हसीना। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश से लगती है, तो ये बांग्लादेश से ही लगती है। चारों तरफ से घिरा हुआ है भारत और बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश का पुराना नाम था ईस्ट पाकिस्तान। बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, बांग्लादेश में ही है। देखिए आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन किसको दिए गए हैं, तो ये बांग्लादेश को ही दिए गए हैं 10 ब्रॉड गेज इंजन। और भारतीय रेलवे द्वारा पहला बार किसी वस्तु का परिवहन किया गया है किसी देश में, तो गुंटूर से, आंध्र प्रदेश की गुंटूर से सूखी मिर्च का आयात कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में जो नेट की फ्री सेवाएं थी वहाँ की सरकार द्वारा अभी हाल ही में उन्हें बंद कर दिया गया, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये होती है संप्रति एक्सरसाइज, और ये एग्जाम में आ चुकी है। और इसका 9वां संस्करण संप्रति एक्सरसाइज का ये हुआ था 2019 में 2020 में मेघालय के उमरोई में। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देश के किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल प्रारंभ किया है, तो ये पोर्टल प्रारंभ किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा। इसका उपयोग इसलिए किया जाएगा जो कॉन्टैक्टलेस यात्रा है, मतलब संपर्क रहित यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें 3 सप्ताह से पहले जो उड़ान भर रहे हैं आप, ठीक है, उसके 3 सप्ताह पहले आपका जो कोरोना परीक्षण है वो सफल रहा हो, ठीक है, पॉजिटिव परीक्षण नहीं रहा हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। वरना अभी क्या हो रहा है, जितने भी एयरपोर्ट पर आप उतरते हैं तो आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। तो ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया ताकि आप पहले ही अपनी जानकारी भर सकें कि 3 सप्ताह पहले आपको कोरोना के लिए कोई पॉजिटिव परीक्षण नहीं आया और ना ही कहीं आप क्वारंटाइन हुए हैं। तो क्या है, एयर सुविधा पोर्टल किसके लिए, ये है यात्रियों के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा ये सुविधा प्रारंभ की गई है, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टर्की के संसद को निम्न में से किस देश के द्वारा, सांसद को किस देश के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, तो ये देश पुरस्कृत करेगा चाइना, पाकिस्तान। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान एक नया इस्लामिक ग्रुप ऑर्गेनाइज करना चाहता है, मतलब बनाना चाहता है, ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहता, बनाना चाहता है। ठीक है, तो इस जो ग्रुप है इसमें ये किसको इम्पोर्टेंट दे रहा है, ये दे रहा है टर्की को, चीन को और अपने पाकिस्तान को, खुद पाकिस्तान। इसमें ये शामिल करना चाहता था मलेशिया को, लेकिन मलेशिया की स्थिति महातिर मोहम्मद के समय मजबूत थी, महातिर मोहम्मद इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। क्या हुआ, वहाँ के प्रधानमंत्री बदल गए, वहाँ के राष्ट्रपति बदल गए हैं, तो अब वो स्थिति नहीं रही कि पाकिस्तान के कहने पर मलेशिया कुछ भी बोल दे। ठीक है, तो अब परिस्थिति बदल गई है, तो पाकिस्तान, टर्की और
पाकिस्तान के मध्य के जो रिश्ते हैं उन्हें मजबूत करने के लिए जो टर्की के ये सांसद हैं, क्या नाम है इनका नाम है अली शाहीन को क्या कर रहा है, 14 अगस्त जो पाकिस्तान का क्या है स्वतंत्रता दिवस है, उस पर इन्हें सितार-ए-कैद-ए-आजम सम्मान से सम्मानित करेंगे। कौन करेंगे, आरिफ अलवी जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो जो अली शाहीन है ये कौन है, ये पाकिस्तान तुर्की मंत्री संसदीय समूह के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के पीएम कौन है, तो इमरान खान है, और राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी है। कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है, तो ये आप सब याद रखेंगे। हाल ही में आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया है, तो ये समिति का गठन किया गया है केवी कामत कमेटी। कौन सी कमेटी बनी है, केवी कामत कमेटी। ये है केवी कामत जी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ही समिति का गठन किया गया है उन संपत्तियों को जो क्या है तनावग्रस्त हैं, किस टाइम पर, कोविड-19 के स्थिति में, तो उनकी समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस समिति में कौन कौन सदस्य, अध्यक्ष कौन होंगे, केवी कामत। तो सदस्य कौन होंगे, सदस्य सुनिएगा आप, दिवाकर गुप्ता होंगे यहाँ पर सदस्य। ठीक है, दिवाकर गुप्ता। दूसरे सदस्य होंगे टी एन मनोहरन, और तीसरे सदस्य होंगे इसमें अश्विन पारिक। तो ये तीनों सदस्यों को आप याद रखेंगे। ठीक है, अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम। कस्तूरी रंगन समिति, जो नई शिक्षा नीति आई है, एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, एनईपी बोलते हैं इसे, एनईपी 2020, इसकी किसकी अध्यक्षता में आई थी, तो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी। और ये कस्तूरी रंगन जो है ये पूर्व इसरो चीफ भी रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बिमल जलान समिति। तो इसका गठन क्यों किया गया था, ये आरबीआई की जो कैपिटल रिजर्व है मौजूदा उसकी समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। आरबीआई की कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो बिमल जलान समिति का गठन किया गया था। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई का गठन कब हुआ, कब स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इससे स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। किस क्रम के हैं, 25वें क्रम के हैं। इसके जो पेड़, जो चिन्ह है इसका, ठीक है, लोगो है, इस पर ये कौन सा पेड़ है, तो ये ताड़ का पेड़ है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लाम ट्री। ठीक है, और एनिमल कौन सा है, तो ये है बंगाल रॉयल टाइगर। ठीक है, कौन सा है, बंगाल रॉयल टाइगर। ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए आपको यहाँ मेंशन किया गया है। ओके, देखिए यहाँ से आप एक और चीज याद रखिएगा कि आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो ये थे सर ऑसबॉन्ड स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ये थे आपके सी.डी. देशमुख। कौन थे, सी.डी. देशमुख। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अभी हमने कल परसों ही ये देखा भी था कि 200 रुपये जो ऑफलाइन ट्रांसफर की सुविधा किसने दे दी है, आरबीआई ने दे दी है, बिना नेट के। क्यों, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर नेट की सुविधा उस स्तर पर नहीं है, तो आप 200 रुपये तक ऑफलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप रद्द कर दिया। टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होता है, देखिए आप जब कुछ लोग जो देखते होंगे आईपीएल तो उन्हें पता होगा। तो ये आता है नाम वीवो आईपीएल 13, वीवो आईपीएल 12, है ना, इस तरीके से नाम लिया जाता है। तो ये स्पॉन्सरशिप जो होती है ये टाइटल के आगे यूज किया जाता है उस कंपनी का नाम। ठीक है, तो ये समझौता कब हुआ था बीसीसीआई और वीवो के बीच में, बीसीसीआई और वीवो के बीच में ये समझौता हुआ था 2018 में। और कितने वर्ष के लिए हुआ था, 5 वर्ष के लिए। इस समझौते में वीवो ने इस समझौते के तहत कितने करोड़ रुपए का समझौता किया था, 2190 करोड़ का समझौता किया था। लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या है, वीवो एक चाइनीज कंपनी है, इसलिए इसका जो समझौता था उसे रद्द कर दिया गया है। तो ये आप राइट आंसर होगा आपका वीवो। और यहाँ से आपको बताना है आईपीएल जो 13 है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा 13वें संस्करण का यूएई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। कब होगा इसका आयोजन, सितंबर 2020 में। तो ये भी आप याद रखेंगे, कब, सितंबर 2020 में। बात कर लेते हैं हम बीसीसीआई की। बीसीसीआई तो इसके क्या बोलते हैं, स्थापना कब हुई थी,
1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, 39वें क्रम के हैं और इन्हें टोक्यो ओलंपिक में गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। सौरभ गांगुली को। इसके सचिव हैं जय शाह। बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो कौन है? जय शाह हैं। और बीसीसीआई के जो लोकपाल हैं वो कौन है? डीके जैन। लोकपाल कौन है बीसीसीआई के? डीके जैन। इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आप डीके जैन को याद रखेंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें नियुक्त किया गया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने किस नाम से मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सुरक्षा, ये यहाँ वाई मिस हो गया है तो आप समझ जाना, इसे सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जो साउथ के स्टेट हैं ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मानव हाथी संघर्ष है जो बड़े स्तर पर देखा जाता है। इससे ये जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं उनके अनुसार मानव हाथी संघर्ष में 500 लोगों और 100 हाथियों की वर्ष 2018-19 में मृत्यु हो गई। 500 लोग और 100 हाथी, देखिए कितनी बड़ी क्षति है। हाथियों की, लोगों की भी है, लेकिन हाथियों की है क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में उस कंडीशन से नहीं बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में नहीं बढ़ रहे हैं जिस स्थिति में मानव बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो हाथियों का जो संरक्षण है वो ज़रूरी है, तो उनके प्रबंधन के लिए, ठीक है, उनके प्रबंधन के लिए और सुरक्षा उपाय क्या क्या अपनाए जाएं, ये सभी इस सुरक्षा पोर्टल पर आपको प्राप्त होगा। किसने लॉन्च किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर। ये कौन है? हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो ये आप याद रखेंगे, सुरक्षा ऐप। ओके, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। असीम पोर्टल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? आपको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आप इस पर अपने आप को रजिस्टर करवाइए। आपको जो एम्प्लॉयर है वो देख लेगा, नियोक्ता आपको देख लेगा, और जिसको रोजगार चाहिए वो नियोक्ता को देख लेगा, ठीक है। और फिर है एस्पायर ई पोर्टल। तो एस्पायर ई पोर्टल क्या था? इसको लॉन्च किया था इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा। लीड क्या था? लीड पोर्टल था। ये दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया था, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला देखते हैं, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ सरकार से, ठीक है। जो वो आपका आदिवासी दिवस हमने सेलिब्रेट किया 9 अगस्त को, ठीक है, उसी अवसर पर दिल्ली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये वनवासी विकास और वनांचल गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। किसको? इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को कहाँ से प्रारंभ होगी? तो ये राजस्थान से होगी। इसमें 8 रुपये में आपको भोजन कराया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हैं। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके हैं। रायपुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं पी.आर. रामचंद्र मेनन। कौन है? पी.आर. रामचंद्र मेनन। ये मैप में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़। तो यहाँ से इसकी उड़ीसा से सीमा लगती है। उड़ीसा के बाद ये लगती है झारखंड से। झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और तेलंगाना से, ठीक है। तेलंगाना से इसकी सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ के बारे में हम और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो भी चर्चा में रही थी, ठीक है। पढ़ते तो हर द्वार योजना, ठीक है, द्वार पर ही योजना के लिए योजना शुरू की गई थी भाई, ऑनलाइन शिक्षा। सीजी हार्ट, ये जो सीजी हार्ट योजना है ये होम डिलीवरी के लिए शुरू की गई थी। कौन सी? सीजी हार्ट योजना, ठीक है। स्पंदन योजना ये क्यों शुरू की गई थी? पुलिस कर्मियों को कोविड-19 के समय तनाव से दूर रखने के लिए स्पंदन योजना शुरू की गई थी। रोजगार संघी योजना रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। पशुधन न्याय योजना पशुधन से जुड़े लोगों के विकास के लिए शुरू की गई थी, और इसके साथ पशुओं का भी डेवलपमेंट होता है क्योंकि सरकार क्या कर रही थी? इसके तहत हेल्प दे रही थी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जो लॉन्च की थी, कौन सी थी? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना शुरू की थी छत्तीसगढ़ सरकार ने। राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये भी छत्तीसगढ़ था, ठीक है। और बीजापुर जो है, अभी हमने कल ही, अगर आपने जो देखी होगी हमारी प्रैक्टिस सेट, उसमें कल ही हमने ये डिस्कस किया था बीजापुर के बारे में। बीजापुर नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की लिस्ट में देश में पहले स्थान पर
आया है। और यहाँ का जो अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें देश का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। यहाँ के फेमस पार्क हैं आपके इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये सारे पॉइंट आप छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा स्वदेशी बीज गेंद क्या है? सीड्स बॉल है, बायो कंपोस्ट इनरिचमेंट, इको फ्रेंडली, ग्लो ब्लू है, बीज खाद मिट्टी मिलाकर पौधे लगाने की तकनीकी जिससे खेतों में खुदाई करने की आवश्यकता नहीं होती, आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित है। तो ये इसके राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन बनता तो यही बनता, स्वदेशी बीज गेंद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो कानपुर आईआईटी द्वारा। ये क्या है? ये सीड्स बॉल है, मतलब बीज की गेंद है। इसका फुल मतलब क्या काम है इसमें? तो इसमें है कंपोस्ट इनरिच इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। मतलब इसमें क्या होता है, खाद बीज और मिट्टी मिलाकर एक गेंद बनाई जाती है और उसे क्या करते हैं, खेत में रख देते हैं और उसी से पौधा क्या होता है आपका, विकसित होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये बॉल देख रहे हैं आप, इसमें से ये बीज निकल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इस बीज का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर अभी चर्चा में था। गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से यहाँ के शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया था। आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट 1000 बेड का कौन सा बनाया था? मेडिकेप बनाया था कोविड-19 के लिए। और कोरोस्वेयर विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट जो थी वो दिल्ली आईआईटी द्वारा विकसित की गई थी, मात्र 455 रुपए की। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 10 अगस्त को। कब मनाया गया? 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसकी थीम क्या रही? बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है हमारे? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन से हैं? धर्मेंद्र प्रधान। 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लॉयन डे भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड लॉयन डे। ठीक है, और वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं हम? तो ये 29 जुलाई को मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? जनरली आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा तो वहां पर पुरुष की ही आकृति होती है। ठीक है, महिलाओं को समानता प्रदान करने के लिए मुंबई नगर पालिका द्वारा दादर शहर में समानता को दर्शाने के लिए, सिर्फ दर्शाया ही जाता है जनरली हर जगह महिलाओं के साथ समानता, ठीक है, दर्शाने के लिए यह ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाई गई है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम महाराष्ट्र को। ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन। इसका पड़ोसी राज्य कौन सा है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। तो ये पांचों राज्य आप याद रखेंगे जिनकी सीमा किससे लग रही है? ये लग रही है महाराष्ट्र से। और एक और से किससे लगती है? तो ये लगती है अरब सागर से, इसकी सीमा लगती है। बात कर लेते हैं किसकी? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन बने? तो ये बने हैं दीपांकर दत्त। कौन बने हैं? दीपांकर दत्त। और मुंबई देश का पहला ऐसा राज्य जिसने ऑनलाइन स्टडी के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसने ड्रोन का उपयोग किया किस क्षेत्र में? बिजली लाइन और ट्रांसफॉर्मरों की सुरक्षा के लिए, उनके निरीक्षण के लिए किसका उपयोग किया है? ड्रोन का उपयोग किया है पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहरी क्षेत्रों में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ ने जो शहरी क्षेत्र है, मतलब शहरों में जो जंगल पड़े रहते हैं, उन पर किसको अधिकार दे दिया है? आदिवासियों को। किसके तहत दिया गया ये अधिकार? तो ये दिया गया है 2006 के फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 में। इसमें दिया गया है आदिवासियों को ये अधिकार, जो शहरों में जंगल वाली जमीनें उस पर आदिवासी लोग अपना घर बना सकते हैं। ओके, छत्तीसगढ़ के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं।
मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव की ये पुस्तक है कौन सी? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो अदर देख लेते हैं हम ऑप्शन जो हैं आपके निरुपमा यादव, इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है, इनकी विशेष कोड विन पुस्तक। कौन सी है? विशेष कोड विन। किसकी पुस्तक है? निरुपमा यादव की। यतीश यादव की पुस्तक का नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ड ऑपरेशन। रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ड ऑपरेशन। और CAB पट्टाभिराम ने इनकी पुस्तक का विमोचन किया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, इसलिए इनकी बुक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ओके, तो ये सारी बुक्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा उत्पादों या वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 101। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया, सरकार के द्वारा उन उत्पादों पर रोक लगा दी गई जिनके निर्माण में भारत क्या कर सकता है, निर्माण उन उत्पादों को या उन उपकरणों को बना सकता है और इसमें भारत आत्मनिर्भरता भी प्राप्त कर सकता है, जिससे हमारे देश की जो कंपनियां हैं उन्हें भी क्या मिलेगा, सरकारी जो निवेश है वो प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन ये बनती है, क्या हमारे देश की कंपनियां जो हैं उस क्वालिटी को अपना पाएंगी जिस क्वालिटी के हम रक्षा क्षेत्र के उत्पाद खरीदते थे। ओके, बाकी अच्छी चीज़ है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाहिए, मौका दिया है, देखते हैं क्या होता है। तो आप याद रखेंगे 101 उत्पाद या रक्षा उपकरणों को। ठीक है, इन पर रोक लगा दी गई है। किस देश द्वारा पर्यावरण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है मॉरिशस के द्वारा। इंडोनेशिया का एक जहाज है, ये मॉरिशस के जो समुद्री क्षेत्र है उस पर क्या हो चुका है, ये गिर चुका है। इससे क्या हो गया, पूरे के पूरे एरिया में जो समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर तो जो क्या है ये ऑयल फैल गया है, जिससे यहाँ पर क्या है एक मोटी परत जम गई है, जिससे इसके क्षेत्र के आसपास का जो पर्यावरण है वो इफेक्टेड हुआ है और पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट हो गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? तो ये है मॉरिशस रूपी। यहाँ के PM का नाम है प्रवीण जगन्नाथ और प्रेसिडेंट का नाम है पृथ्वीराज रूपन। पृथ्वीराज रूपन। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया है? तो ये पार्क स्थापित किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक कार हैं उन्हें पार्किंग की सुविधा प्रदान करने के लिए। मैंने आप लोगों को कल ही बताया है या परसों ही ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 कौन सा राज्य लेकर आया है? तो दिल्ली राज्य लेकर आया है। और दिल्ली में ही पहला इलेक्ट्रिक चार्ज प्लाजा भी स्थापित किया गया है, जहां पर आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। CM कौन है? तो CM है यहाँ के एडापट्टी के पलानीस्वामी। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये था फ्रेंड्स 10 और 11 अगस्त का करंट अफेयर्स। मैंने दोनों ही दिन का कवर कर दिया ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।